उमेश कुमार निराला और मैं अपने निराला इंग्लिश लाइजम कोचिंग जो सीतामढ़ी जिला बिहार में मतलब पुपरी नामक छोटे से शहर में पड़ती है, मैं वहाँ से बिहार बोर्ड के 12वीं की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक शुभकामना दे रहा हूँ। और चलिए आज हम आपको सीधा लेकर चलते हैं आपके पोएट्री सेक्शन की तैयारी में। और एक छोटा सा पोयम है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पोयम का नाम है एन एपिताफ। अब एन एपिताफ जो पोयम है, इसके अंदर जो हम इसकी जानकारियां लेने के लिए पहुंचेंगे उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन सभी चीजों को देखना चाहते हैं तो निराला इंग्लिश लाइजियम यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है आप जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। और ढेर सारी तैयारियां, चाहे बिहार बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट्स हैं और आप सोशल साइंस मैथ इत्यादि की तैयारियां करना चाहते हैं, या बिहार बोर्ड के 12वीं के स्टूडेंट्स हैं और आप इंग्लिश हिंदी उर्दू इत्यादि की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जरूर आए। तो आइए एन एपिताफ वाले चैप्टर में चलने से पहले हम आपको मिलाते हैं वाल्टर डे ला मेयर से। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे वाल्टर डे ला मेयर। इस शख्स को आप गौर से देखिए, ये 20वीं सदी के काव्य जगत के बहुत ही बड़े स्तंभ पिलर माने जाते हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इंग्लिश साहित्य जगत को बहुत कुछ दिया है। इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 को इंग्लैंड में चार्ल्टन नामक एक गांव में जो केंट शहर के नजदीक है वहां हुआ था। हालांकि 4 साल की उम्र में इसके पिताजी मर गए, यानी ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड देन हिज फैमिली केम टू मूव इन लंदन एंड उसके बाद वो लंदन आकर बस गए। आइए इसमें और क्या बीबीआई है, उनका डेट ऑफ डेथ भी याद रखिएगा, 22 जून 1956 को हुआ था। और याद रखिएगा उनको एक अवार्ड मिला था जो आपके पुस्तक में इसकी चर्चा और बराबर पूछा जाता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के हाथों से यह प्राइज मिला था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के हाथों से 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में ये जो इनको प्राइज मिला था, उन प्राइज का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। याद रखना है, उस प्राइज का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट और ये क्वीन एलिजाबेथ के हाथों से मिला था। अब मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इनके 2 किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक का नाम है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और दूसरे का नाम है पीकॉक पाई। जो दोनों किताबें स्वप्न पर आधारित, यानी सपनों में जाकर जो काव्य रचना की जाती है, ये दोनों किताबें उन्हीं पर आधारित है। अब एक चीज और जानिए कि हमारे वाल्टर डे ला मेयर साहब सुपर नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर में अपनी रचनाओं को लिखने के लिए जाने जाते थे और चिल्ड्रेन के ऊपर यानी कि बच्चों के ऊपर में भी अपनी कविताओं को लिखने के लिए जाने जाते थे। तो वाल्टर डे ला मेयर साहब से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने है। इस शख्सियत के ऊपर जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, कहां जन्म हुआ था, कौन सा अवार्ड मिला था और उनके महत्वपूर्ण किताब, ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों मैं चलता हूं आपके पोयम की ओर, आपके इस कविता की ओर, और ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एपिताफ जो शब्द आप देख रहे हैं, ये एपिताफ होता क्या है, एपिताफ का मतलब क्या होता है। और ये 7 पंक्तियों वाली जो पोयम है एन एपिताफ, जिसको वाल्टर डे ला मेयर साहब ने लिखा है, आइए एक फोटो दिखाता हूं और उससे आप समझ सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, मरने के बाद जो पत्थरों पर उनका नाम, डेट ऑफ डेथ, बर्थ, ये सब जो लिख दिया जाता है कि आखिर ये किसका कब्र है, किसका ग्रेव है, उसी को एपिताफ कहते हैं। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं समाधि लेख, समाधि पर लिखा गया लेख या स्मृति लेख। तो याद रखना है बच्चों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है एपिताफ का फोटो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाल्टर डे ला मेयर साहब जो यहां आप फोटो में देख रहे हैं, इनका एपिताफ के बारे में विचार कैसे आया। तो ये कहानी इसके निजी जिंदगी से संकलित की गई है। यहीं से इनके मन में एक विचार आया, क्योंकि मेरा जहां तक मानना और हमारे कविता के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है
कि ये जो हमारे कवि है वाल्टर डे ला मेयर, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। आइए हम इनके पंक्ति के लाइन के अंदर चलते हैं। देखिए एपिताफ जो होता है, अब ये प्यार करते थे जिस महिला को, वो महिला अब दुनिया में नहीं रही। ये छोटा सा फोटो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऊपर में इसको इसलिए लाया गया, हालांकि इसको कब्र के नीचे रहनी चाहिए थी, लेकिन ये डेड है, मर गई। और ये बेचारे देखिए हमारे वाल्टर डे ला मेयर साहब का क्या हाल हुआ है, यानी कि जिस समय इसको सहारे की जरूरत है, बेचारे माथे पर हाथ रखकर सोच रहे हैं। और तब जाकर जब अब इनकी महबूबा, मासूका, व्हाटएवर आप जो कुछ भी कहिए, ये अब दुनिया में नहीं रही, जो एक समय बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। आज आपको बताऊं इनके महत्वपूर्ण लाइन, यानी कि ये 7 लाइन को देखिए पहले, आपके दिलो दिमाग में ये लाइनें घर कर जानी चाहिए। हियर लाइज, ये देखिए कह रहा है हियर लाइज, यहां पड़ा हुआ है, यानी कब्र के अंदर लेटी हुई है। ये लो सोई हुई है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हालांकि मोस्ट से पहले ए लगना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप सभी जानते हैं कि द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर अ इसलिए लगा है क्योंकि जिस कब्र के सामने ये पहुंचे हैं और एपिताफ पे अपने मत्थे को डाले हैं, उसके अंदर एक महिला जो पहले मर गई थी उन्हीं का मतलब कब्र है, और इसीलिए वहां पर पहुंचकर एपिताफ पे अपने मत्थे को टेक कर उस महिला को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है। किस महिला को? जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और वह महिला लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है चुलबुली मिजाज की लड़की, जो खुले दिल की लड़की हो, खुले दिल की, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का बेमनस नहीं हो या किसी भी प्रकार का छल छलावा नहीं हो। अब आइए मैं आपको ये जो 2 पंक्ति मैंने आपको बताया, इसीलिए ये कह रहा है आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब ये चूंकि खुले विचार वाली लड़की, अब खुले विचार वाली लड़की कैसी होती है ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये बेचारे उसके जनाजे पर जाकर मत्थे पटक रहे हैं, क्योंकि उसको याद आ रहा है चुलबुली सी लड़की है वो, हरकतें बिल्कुल नटखटी, दिन भर बातें करती है चाट और चटपटी। उसकी ही बातों में दिल खोने लगा हमारे लेखक साहब का, कवि साहब का, और इन्हें भी उस चुलबुली लड़की से प्यार होने लगा। ये चुलबुली लड़की जो काफी सुंदर थी, खुले विचार की थी, इनको उनसे प्यार उनके सीरत पर हुआ, सूरत पर नहीं। उनके व्यवहारों, उनके विचारों, उनके गुणों पर यह आकर्षित हुए, और आज जब यह दुनिया में नहीं रहे तो उसी बातों को याद कर कर आज उसके एपिताफ पे जाकर मत्थे पटक कर रो रहे हैं। उनके समाधि पर लिखे गए लेखों पे सर पटक कर रो रहे हैं हमारे कवि साहब। आप यकीन मानिए, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत हम सफर की उसके बुढ़ापे में होती है। पिक्चर में देखिए ये दोनों कितने खुश हैं, क्योंकि इनके पास धन दौलत हो या ना हो, लेकिन इन दोनों के खुशी का वजह दोनों का एक साथ होना। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यानी कि एक बूढ़ा कपल और एक जवान कपल। देखिए इस लड़की के पास बताइए पैर है कि नहीं? पैर है, लेकिन फिर भी ये दिखावे वाला प्यार हो रहा है। जबकि यहां जो आप देख रहे हैं चेहरे की मुस्कुराहट, ये ओरिजिनल मुस्कुराहट है और ये दिखावे वाली मुस्कुराहट है। यही कारण है कि इस अवस्था में कोई तलाक देना पसंद नहीं करता है, और यहां पर तलाक का जो है ना होलसेलर रेट में झड़ी लग जाती है। अब दोनों पिक्चर में आप अंतर स्पष्ट कीजिए हमारे कवि महोदय। जिस समय इनको उस महिला की जरूरत है, लेकिन माफ कीजिए कहते हैं हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही सुंदर महिला लेटी हुई है, और बहुत ही चुलबुली मिजाज खुले विचार की महिला थी। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और यही कारण है कि वो मर गई महिला जो उस कब्र में सोई है, उसको बहुत ही सुंदर से जो है सबसे सुंदर बना दिया जाता है, क्योंकि इंसान सुंदर वही होता है जो सुंदर काम करता है। यानी कि हैंडसम इज हु डज हैंडसम। सुंदर चेहरे जो होते हैं वो जरूरी नहीं है, और वैसे भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप मन से सुंदर नहीं है और चेहरे से सुंदर है तो आपका गाड़ी ज्यादा दिनों तक आगे बढ़ने वाला है नहीं।
अगर सुंदरता के आधार पर लोग अगर जस्टिफाई होता तो फिर बराक ओबामा अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति नहीं बनता, क्योंकि गोरों के देश में कालों का राष्ट्रपति बनना यह साबित करता है कि इंसान को इनर वर्च्यू होनी चाहिए। अंदरूनी जो कहते हैं व्यवहार, चेहरे की सुंदरता से ज्यादा खूबसूरत मन की सुंदरता होती है मित्रों। इसीलिए उस महिला को कवि की नजरों में सबसे सुंदर महिला बताया गया है, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। और कवि कहते हैं कि ऐसी महिला शायद ही पश्चिम के किसी भी देश में पैदा ली हो। मित्रों, सुंदरता होने के बावजूद कभी उनके सुंदरता पर मोहित न हुए, कभी उनके विचारों पर, उनके व्यवहारों पर, उनके इनर वर्च्यू पर लालायित हुए। और आज जब वो दुनिया में नहीं है तो उनके समाधि लेख पर जाकर मत्थे पटक कर कवि एक बात और कह रहे हैं कि एक समय था जब तुम बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन ये खूबसूरती ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। अब आपको मैं वही पिक दिखा रहा हूं कि ये जो दादी माँ की उम्र में जो बूढ़ी औरत को आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सुंदर नहीं रही होगी? ये जो लटकी है ना कंधे पर, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा सुंदर रही होगी, आप यकीन मानिए। लेकिन ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। समय के दहलीज पर आकर इंसान जो है अपना सुंदरता खोने लगता है, लेकिन उसका व्यवहार यदि अच्छा हो तो वो और भी सुंदर लगने लगता है, लोगों को और भी प्यारा लगने लगता है। यही बात हमारे कवि कहते हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। इसीलिए कभी भी बच्चों अपने सुंदरता पे ज्यादा गुरूर मत करना। हुस्न का इतना भी गुरूर ना हो कि आईना ही चकनाचूर हो जाए। आप यकीन मानिए, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पोररी। यह अस्थायी होता है। इसीलिए यहां पे हमारे कवि फिर से एक बार आपको नोटिफाई कर रही है पंक्तियां। हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे याद रखिएगा, ये पंक्तियां हमारे फाइनल में एक्सप्लेनेशन करने को भी पूछा जा सकता है। ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। पास माने गुजर जाना, वैनिस माने समाप्त हो जाना, यानी कि सुंदरता आती है तो चली भी जाती है, हाथ से निकल भी जाती है। 50, 55, 60 की उम्र में जब आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है तो आप समझ जाते हैं कि एक समय आप अपने बच्चे को कहते हैं कि मैं भी जवान हुआ करता था, तुमसे ज्यादा सुंदर लगता था। लेकिन आज आपके चेहरे पर पहले की तरह सुंदरता नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप तौहीन के लायक है। हमारे कवि कहते हैं कि ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। हाउएवर, हालांकि रेयर इट बी, ऐसा दुर्लभ है। रेयर इट बी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मुश्किल है, दुर्लभ। अब ऐसा नहीं होता है। कभी कहते हैं कि तुम्हारे चाहने वालों के लिस्ट में बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे लोग थे। जिस समय तुम जवान हुआ करती थी, जिस गलियों से गुजरा करती थी, उस गली से बहुत सारे लोग आहें भरकर निकलते थे जब तुम्हें देखते थे। लेकिन आज तुम्हारे इस जनाजे पर एक हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर तुम्हारे इस एपिताफ यानी समाधि पर रोने के लिए केवल मैं आया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे सूरत से नहीं, तुम्हारे सीरत से प्यार करता था। और ये कह रहा है कि क्या होगा तब, व्हेन आई क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है यहां पर डाई। क्रम्बल का मतलब होता है डाई। डाई माने मर जाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, कौन याद करेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। पश्चिम के देश में सब अपनों से मतलब रखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसके बीच आपस में इंटीमेसी ज्यादा होती है, लगाव ज्यादा होता है, अफेक्शन ज्यादा होता है। बहुत ही वादी दुनिया है, मैटेरियलिज्म के रास्ते पर चलने वाले वो दुनिया है। तो वही बात कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। और कभी हमारे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। याद रखिए कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसके जीवन में मिजरी आ जाता है, उदासी, डिस्पेयर आ जाता है, सैडनेस, ग्रीफ, पेन, सफरिंग फ्रॉम एगोनी, हार्ट ब्रेक। और वही जब दिल टूटता है तो आंखों से अश्कों की बरसात होती है। और ये एपिताफ पर ये जो सर पटक रहे हैं हमारे एपिताफ वाल्टर डेलामेयर साहब, हाथों में फूलों का गुलदस्ता, ये यही यादें समेट कर कहते हैं कि आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे पास आ रहा हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे इस कब्र पे तुम्हें याद करने कौन आएगा। और इस प्रकार से कवि अपने भावनाओं को समेटते हुए इस
कविता को समाप्त करते हैं। जाते जाते मैं आपको दो खूबसूरत सा संदेश देना चाहूंगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से कभी अपने प्रियतमा को याद करते हैं और उन्हें यह भी कहते हैं कि तुम जिस सुंदरता की बात करती हो, मैं उस सुंदरता पर आकर्षित और लोभित नहीं हुआ था, मैं तुम्हारे गुणों पर आकर्षित हुआ था, क्योंकि सुंदरता 4 दिन का मेहमान होता है, 4 days वंडर्स, और यह आज है और कल नहीं रह सकता है। यानी ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पोररी। मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसको और बच्चों तक पहुंचाइए। मैं फिर अगला वीडियो में इस चैप्टर का समरी और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।